हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरडीए को, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। हम लोग आज डिस्कस करेंगे आरडीए 2024। इसमें क्या है, क्या चेंजमेंट हुए हैं, इसमें हमको क्या पढ़ना है, क्या करना है, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे लोगों में क्वेश्चन आ रहा होगा कितनी आरडीए हमको पढ़नी है। तो इसमें कौन सी वाली आरडीए है जो 2020 में जो आरडीए हमारी आई थी उसी को अपडेट किया है इन्होंने, जिसको दिया है उन्होंने 2024 में। इसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि इसमें देखेंगे क्या चेंज हुए हैं, क्या चेंज नहीं हुए हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप फर्स्ट टाइम आज देख रहे हैं वीडियो तो भी चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो ये जो हमारा आरडीए आया है, आरडीए 2024, जो कि अपडेटेड आरडीए है, जो हमारा आरडीए 2020 में आया था इसको अपडेट किया है। तो जो आया है 2024 में, तो इसको अपडेट किसने किया है? आईसीएमआर और एनआईएन ने। तो इसको हम आगे देखते हैं। आईसीएमआर और एनआईएन। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एनआईएन क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन दोनों का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि जो आरडीए 2024 में अपडेट हुई है इसको किसने अपडेट किया है? तो ये किया है आईसीएमआर और एनआईएन ने। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये जो आरडीए है ये 2020 में पब्लिश हुई थी, इसको अपडेट किया गया है 2024 में। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, जब ये आरडीए 2020 में आई थी इसके पहले हम 2010 वाली आरडीए पढ़ रहे थे और 21 में क्या था? टीजीटी का एग्जाम था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था हमारा आरडीए से रिलेटेड, फाइबर वाला। तो उसमें यहाँ पे जिसने भी एग्जाम दिया होगा टीजीटी का 2021 वाला, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे होंगे। उसमें एक ऑप्शन हमारा 30 ग्राम दिया हुआ था, एक ऑप्शन 40 ग्राम दिया हुआ था, और हमने दोनों पढ़ रखे थे, ये 2010 वाली है उसको भी और 2020 वाली है उसको भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि हमको सही कौन सा वाला करना है। तो सिंपल सी बात है, जिसने हमारा नया वाला आरडीए जिसने पढ़ रखा था उसने आंसर किया, वो सही हुआ। और बहुत सारे लोगों ने उस पर अपना कमेंट भी दिया था और मतलब प्रूफ भी दिया था कि जो हमारा आरडीए 10 वाला जो है ये भी सही है, लेकिन ये तब सही नहीं है क्योंकि इसके लिए हमारा नया आरडीए आ चुका था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे लोगों को गलत हो गया हो। तो जो आपको जो क्वेश्चन आ सकता है कि जो जो आरडीए 2024 में अपडेट हुई है इसको किसने अपडेट किया है, तो आपको ऐसे ऐसे भी देखने को मिल सकता है, आईसीएमआर डैश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है आईसीएमआर डैश एनआईएन। तो इन चीजों को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए करना क्या है, आपको इनके फुल फॉर्म आपको याद कर लेने हैं। अब आपके पास इतनी सारी आरडीओ हो गई तो उन्होंने अपना फोन नंबर भी दे रखा है। आपको कोई दिक्कत है तो आप इस पे कंप्लेन भी कर सकते हैं कि सर इतनी आरडीए हम कैसे याद करें। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस आरडीए में क्या चेंज है। तो यहाँ पे ये हमारा सब मेंबर्स और फाउंडर्स के नाम है, तो इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? तो यहां से हम लोग देखेंगे हमारा समरी, या जो हमारा अपडेटेड आरडीए है 2024, इसको हम लोग यहां से देखेंगे। तो यहाँ पे जो टर्म्स आपको ये दिख रहे हैं, आईसीएमआर, एनआईएन, ईएआर, आरडीए, ये सब हम लोग अभी आगे डिटेल में इनको हम देख रहे हैं। यहाँ पे जो भी आप इस पैराग्राफ में देख रहे हैं कि जो आरडीए है या जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड है, तो ये सारे फैक्टर हमको नीचे एक जगह पॉइंट्स में दे रखे हैं। तो ये सारे फैक्टर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फैक्टर जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? एज है, जेंडर है, फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी वेट और फिजियोलॉजिकल स्टेटस। फिजियोलॉजिकल स्टेटस में क्या है? इन्फेंट, चिल्ड्रेन, एडोलसेंस, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड जेरियाट्रिक। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है, जो भी हमारा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है
वो एज टू एज वेरी करता है। उसके बाद जेंडर मेल है या फीमेल है, फिजिकल एक्टिविटी सेडेंटरी, मॉडरेट एंड हैवी। उसके बाद बॉडी वेट नॉर्मल वेट है, अंडर वेट है, ओवर वेट है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल स्टेटस मतलब इन्फेंट है, चिल्ड्रन है, एडोलसेंस है, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, जीरियाट्रिक है, इनमें से कौन सी स्टेज है। तो इन सब का आरडीए आपको यहाँ में, इस वाले आरडीए में सबका आरडीए आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक चीज अच्छी ये है कि अभी तक हम जो आरडीए पढ़ रहे थे हमारे पास पूरा एक चार्ट था, सारे एज ग्रुप उसमें थे, सारे हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सारे उसमें थे, उनकी वैल्यू हमें दे रखी थी। और इस वाले आरडीए में क्या है, हर एक न्यूट्रिएंट की अलग अलग एज वाइज आपको अलग अलग टेबल देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप इजिली से हर एक चीज अलग अलग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले ये जो ऊपर ग्राफ बना है इसी को नीचे यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। तो हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ये डाइटरी रेफरेंस इनटेक, इनमें से हमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैंने पूरा आरडीए पढ़ा है, उसमें जो चीज मुझे इम्पोर्टेंट लगी वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। तो यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स देखने को मिलेंगे, ANR, EAR। ANR क्या है, एवरेज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। EAR क्या है, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। यहाँ पे लगा है और मतलब ये दोनों का मीनिंग एक है, दोनों में से कोई एक भी अगर टर्म आपसे पूछा जाता है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। और मेन बात है यहाँ पे आपको जितने भी ये फुल फॉर्म्स मिल रहे हैं ये आपको प्रॉपर अच्छे से पता होना चाहिए। ANR है तो इसका फुल फॉर्म क्या है, एवरेज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। EAR एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। अब इनका मीनिंग क्या है, EAR और ANR। यहाँ पे इन्होंने ये क्लियर कर दिया है क्योंकि जो हमारी आरडीए पिछली वाली आरडीए थी, आरडीए उसमें इन्होंने कैलोरी की वैल्यू नहीं दी थी जो हमें ER से निकालना था। आरडीए अलग दे रखी थी, EAR अलग दे रखा था। तो यहाँ पे आपको बताएंगे, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि EAR क्या है और आरडीए क्या है। दिस न्यूट्रिएंट वैल्यू EAR refers to the average, median, mean, daily nutrient intake level of healthy individual in a particular life stage and gender या group। EAR क्या है, ये एक एवरेज है डेली न्यूट्रिएंट इनटेक का। एवरेज मतलब हम यहाँ पे मीन या मीडियन पढ़ेंगे। मीन मीडियन किस में आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो EAR क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कोई भी इंडिविजुअल जो हेल्दी है, इंडिविजुअल या कोई भी लाइफ स्टेज में हो, किसी भी जेंडर में हो, किसी भी ग्रुप में हो, उसका जो डेली एक स्टैंडर्ड न्यूट्रिएंट का इनटेक लेवल है, मीन्स कम से कम हम बोल सकते हैं कि एक इतना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो ना उसकी हेल्थ के लिए कम है और ना ही उसकी हेल्थ के लिए ज्यादा है। तो एक बेसिक लेवल मीन्स अगर हम कोई पर्सन है उसको 10 ग्राम फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम उसको कैलोरी चाहिए, 10 ग्राम प्रोटीन चाहिए और 10 ग्राम फैट चाहिए, टोटल उसको कितना चाहिए, 30 ग्राम न्यूट्रिएंट चाहिए। और एवरेज में वो 25 से 28 ग्राम न्यूट्रिएंट ले रहा है, तो ये बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। तो सेम EAR की वैल्यू यही है कि जो भी हेल्दी पर्सन है उसको जितना न्यूट्रिएंट चाहिए तो उसके आसपास तक का न्यूट्रिएंट वो ले रहा है। इसको हम कहते हैं कि एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। एक जो हमारी एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट है, जितना हमको चाहिए ही चाहिए, इसको कहते हैं हम EAR। और EAR क्यों यूज होती है, तो जो EAR है वो आरडीए को कैलकुलेट करने में भी यूज होती है। और द EAR is the fundamental value used to evaluate nutrient adequacies and nutrient requirement of individual and population or group. The EAR is also used for meal planning and individual and group या population। यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो EAR है ये हमारे जो न्यूट्रिएंट एडिक्वेसीज हैं या जो हमारे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है इनको डिफाइन करने में हेल्प करता है, आरडीए बनाने में हेल्प करता ही करता है। साथ में हमें अगर मील प्लानिंग करनी है, वो फिर किसी इंडिविजुअल के लिए हो या ग्रुप के लिए हो या पॉपुलेशन के लिए हो, तो उसमें भी EAR जो है ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा टर्म क्या है, रिकमेंडेड न्यूट्रिएंट इनटेक और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। RNI मीन्स रिकमेंडेड न्यूट्रिएंट इनटेक, RDA इसका फुल फॉर्म तो आप लोगों को पहले से ही पता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस।
तो RNI क्या है? रिकमेंडेड न्यूट्रिएंट इनटेक। द RDA वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम ANR या EAR। हमने अभी पढ़ा ANR या फिर EAR। ANR मतलब एवरेज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट या फिर एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। ये किस लिए यूज होता है? आरडीए को कैलकुलेट करने के लिए। यहीं पे ये भी दे रखा है कि जो आरडीए की जो वैल्यू हम लोग डिराइव करते हैं या जो वैल्यू हम लोग ढूंढते हैं वो EAR या ANR से मीन या मीडियन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू निकालते हैं। दिस वैल्यू रिफर्स टू द डेली डाइटरी इनटेक लेवल ऑफ नियरली ऑल हेल्दी इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर लाइफ स्टेज और जेंडर ग्रुप। तो इस आरडीए में जो हम वैल्यू निकालते हैं, तो इस वैल्यू का मतलब क्या है? इस वैल्यू का मतलब ये है कि जो भी हेल्दी पर्सन है, कोई भी हेल्दी जो इंडिविजुअल है, उसका डेली का डाइटरी न्यूट्रिएंट इनटेक कितना होना चाहिए, फिर वो किसी भी लाइफ स्टेज में हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी ग्रुप का हो, ये हमको पता चलता है आरडीए की वैल्यू से। आरडीए की वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल, जो स्वस्थ इंडिविजुअल या कोई भी एक हेल्दी पर्सन, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, लाइफ स्टेज क्या है, जेंडर क्या है, ग्रुप क्या है, उस पर्सन के लिए दिन भर में जो प्रॉपर उसको डाइटरी न्यूट्रिएंट चाहिए, इस वैल्यू से हम वो निकालते हैं कि किसी भी पर्सन को एक दिन में कितना न्यूट्रिएंट चाहिए। तो ये हो गया RNI या फिर RDA, रिकमेंडेड न्यूट्रिएंट इनटेक या फिर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। नेक्स्ट क्या है? अपर न्यूट्रिएंट लेवल UNRL या फिर टॉलरेबल अपर लेवल। UNL अपर न्यूट्रिएंट लेवल, TUL टॉलरेबल अपर लेवल। यहाँ पे हम बात करेंगे एक लेवल की, कितने लेवल तक हमको न्यूट्रिएंट लेना है, कौन सा लेवल हाईएस्ट है और कौन सा लेवल लोएस्ट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक इनटेक लेवल की। दैट TUL मतलब टॉलरेबल अपर लेवल refers to the highest daily nutrient intake level that is likely to pose no risk of adverse health effect to almost all individuals in the general population। जैसे कोई पर्सन है, उसको पर डे 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए और 2700 किलो कैलोरी चाहिए, 45 ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए। ये उसका कोई भी पर्सन है, ये इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टॉलरेबल अपर लेवल। अपर लेवल मतलब अगर पर्सन 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, 2700 किलो कैलोरी ले रहा है, 45 ग्राम प्रोटीन ले रहा है, ये बिल्कुल हाईएस्ट रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ तक उसको कोई रिस्क नहीं है। जैसे ही इसने उसको बढ़ाया, 300 की जगह वो 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2700 की जगह वो 2800 किलो कैलोरी और 45 की जगह 50 ग्राम प्रोटीन लेने लगा, तो ये रिस्क कॉज करेगा। तो मीन्स न्यूट्रिएंट का एक ऐसा लेवल जहां तक लेने तक कोई भी इंडिविजुअल है, हेल्दी इंडिविजुअल, उसकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी हेल्थ को कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यही दिया हुआ है TUL टॉलरेबल अपर लेवल, मीन्स मैक्सिमम लेवल तक हम कहाँ तक न्यूट्रिएंट ले सकते हैं या न्यूट्रिशन ले सकते हैं, जो हमारी जो भी कोई भी इंडिविजुअल हेल्दी इंडिविजुअल है, तो उसकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं करेगा। तो यही पे लिखा हुआ है कि हाईएस्ट डेली न्यूट्रिएंट इनटेक, जो कि कोई रिस्क कॉज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अपर न्यूट्रिएंट लेवल या टॉलरेबल अपर लेवल, इसका मतलब यहाँ पे आप यही दो लाइन आपके काम की हैं। नेक्स्ट क्या है? एडिक्वेट इनटेक या फिर सेफ इनटेक। एडिक्वेट इनटेक या सेफ इनटेक, कितना इनटेक करना चाहिए जो कि बिल्कुल सेफ है, कितना न्यूट्रिएंट लेना चाहिए जो कि सेफ है। दीज वैल्यूज आर यूज्ड व्हेन EAR या फिर RDA कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब आपके पास EAR वैल्यू भी नहीं है, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट भी नहीं है, RDA की भी वैल्यू नहीं है, तब आपको कितना न्यूट्रिएंट लेना है, तब आप कैलकुलेट करेंगे आपको एडिक्वेट इनटेक क्या है या सेफ इनटेक क्या है। यहाँ से द एडिक्वेट इनटेक इज द रिकमेंडेड एवरेज डेली इनटेक लेवल बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एस्टिमेट ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक बाय अ ग्रुप ऑफ अपरेंटली हेल्दी पीपल। जब आपके पास EAR भी नहीं है, RDA भी नहीं है, तब आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको कितना न्यूट्रिएंट लेना चाहिए,
तो वो आप AI एडिक्वेट इंटेक या सेफ इंटेक की बेसिस पे करेंगे। और वो कैसे करेंगे? एक एवरेज हम डेली इंटेक लेवल, हमारे पास कोई ग्रुप है, हम उसको कुछ टाइम तक ऑब्जर्व करेंगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि डेली में वो कितना एवरेज न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। तो ये एवरेज डेली इंटेक लेवल based on observed or experimentally determined estimates of nutrient intake by a group of apparently healthy people। ये जो होगा हमारा एडिक्वेट इंटेक या सेफ इंटेक, ये हमारा एक डेली एवरेज, जितना भी हम डेली न्यूट्रिएंट ले रहे हैं उसका एक एवरेज पे बेस्ड होगा। नेक्स्ट आता है लोअर रेफरेंस न्यूट्रिएंट इंटेक, LRNI, लोअर रेफरेंस न्यूट्रिएंट इंटेक या फिर लोअर थ्रेशोल्ड इंटेक। अभी हमने बात की थी अपर लेवल की, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोअर लेवल की। refers to a value derived from ANR या EAR। ANR का फुल फॉर्म आपको बताना है। अब इसके बाद आप वापस ANR का फुल फॉर्म देखने नहीं जाएंगे, और यहाँ से आपको ANR का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताना है। तो refers to a value derived from the ANR या फिर EAR and is calculated as the ANR EAR minus 2SD of the distribution of requirement। हमने जब भी नॉर्मली अगर हमने डेटा कभी पढ़ा है तो हमने आइडियल वेट प्लस माइनस 2, हमने कोई प्रोटीन लेना है प्लस माइनस 2, हमें कोई और न्यूट्रिएंट लेना है, हम लोग नॉर्मली प्लस माइनस 2 पढ़ते हैं। मीन्स अगर हमको कोई पर्सन है उसका आइडियल वेट 50 kg होना चाहिए, अब हमने पढ़ा प्लस माइनस 2, मतलब उसका वेट 48 से लेके 52 तक वेरी कर सकता है, जो कि दिक्कत नहीं करेगा। तो प्लस माइनस का मतलब होता है ये इक्वल टू में आ जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं लोअर लेवल, मतलब -2 हो जाएगा। तो जो हमने मीन मीडियन या हमने जो एवरेज निकाला था ANR और EAR का, तो जो हमारा ये एवरेज था माइनस उसमें हम 2 कर देंगे, तो ये जो लेवल आएगा उसको हम बोलेंगे लोअर थ्रेशोल्ड इंटेक। रेगुलर इंटेक ऑफ दिस लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट विल लीड टू डिफिशिएंसी स्टेट। अगर रेगुलरली आप जो न्यूट्रिएंट ले रहे हैं वो बिल्कुल लोअर लेवल पे ले रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? डिफिशिएंसी स्टेटस डेवलप हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं आगे क्या है। AMDR, एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। तो ADMR इसका फुल फॉर्म आप जरूर देख लीजिएगा, एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। मतलब जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनकी एक्सेप्टेबल रेंज क्या है, वहां तक हम न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं। मीन्स जो हमारी अपर, अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। तो हम अपर लेवल तक, जो हमारा अपर लेवल था वहां तक हम न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। फिर उसके बाद क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स फॉर डिराइविंग ह्यूमन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। अगर हमें ह्यूमन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्लासिफाई करनी है कि नॉर्मली ह्यूमन की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है हम उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये क्या है, कैसे हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। न्यूट्रिएंट बैलेंस स्टडी, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? हमें जो हमारा, अगर हम देखते हैं कि केयरफुली डिफाइंड एज डाइटरी इनटेक, डिग्री ऑफ एक्सरसाइज एंड एनवायरमेंटल टेम्परेचर, यही हमारे लिए जरूरी है। जब भी हम न्यूट्रिएंट बैलेंस देखेंगे तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारा डाइटरी इनटेक क्या है, हमारी डिग्री ऑफ एक्सरसाइज क्या है, या हमारा एनवायरमेंटल टेम्परेचर क्या है। ये 3-4 कंडीशन देखेंगे। इन कंडीशंस के बेसिस पे हम जो भी पर्सन है उसका हम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बताएंगे। उसके बाद ऑब्लिगेटरी लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये टर्म आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा। आपने बीए किया है तो बीए में, बीएससी किया है तो बीएससी में आपने ये ऑब्लिगेटरी लॉस वाला टर्म पहले भी पढ़ा होगा। तो ऑब्लिगेटरी लॉस का मतलब क्या होता है? इसको नॉर्मली हम लोग प्रोटीन से रिलेट करते हैं। जो भी प्रोटीन हमारा इनटेक हो रहा है वो 100% प्रोटीन हमारी बॉडी में टिश्यू के बनाने में या किसी भी चीज में 100% यूटिलाइज नहीं हो रहा है। कुछ प्रोटीन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। कैसे? फिसेस के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में। तो जो चीजें हमारी बॉडी से बाहर निकल रही हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेटरी लॉस। तो जब भी हम
न्यूट्रिएंट या किसी भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को हम देख रहे हैं कि हमें कितना देना है, किसी भी पर्सन के लिए हमें कितना न्यूट्रिएंट देना है, तो उसके लिए हम ऑब्लिगेटरी लॉसेस को भी जरूर देखते हैं, जैसे यूरिन, फेसेस, स्वेट के थ्रू प्रोटीन का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट टर्नओवर स्टडीज। न्यूट्रिएंट टर्नओवर क्या है? मीन्स आपने अगर 10 ग्राम प्रोटीन लिया है तो ये हमारे बॉडी में कितना यूज हो रहा है। 10 ग्राम लिया हमने, अगर ये 8 ग्राम यूज हो रहा है तो हमें ये भी पता होना। लॉस हमें यहाँ पे हम लॉस देख रहे थे, यहाँ पे हम देख रहे हैं टर्नओवर। हमने 10 ग्राम तो हमने लिया, इसका टर्नओवर हमें कितना 8 ग्राम मिल रहा है। जैसे एक कंपनी में आपने 20 रुपीज इन्वेस्ट किए, इसका टर्नओवर आपको कितना 15 रुपीज मिल रहा है, 30 रुपीज मिल रहा है। तो ये टर्नओवर, हमने जो खाया वो हमारी बॉडी में कितना यूज हो रहा है, कितना लॉस के फॉर्म में बाहर जा रहा है, तो ये आ जाएगा टर्नओवर में। उसके बाद फैक्टोरियल अप्रोच। फैक्टर का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज को कई सारे टुकड़ों में ब्रेक कर देना, उसको हम बोलेंगे ये फैक्टर्स हो गए, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो फैक्टोरियल अप्रोच क्या होगा? किसी भी पर्सन का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कितना है, इसको हम एक साथ कैलकुलेट ना करके हम देखेंगे पर्सन का जो पूरा दिन का रूटीन है या वो एनर्जी कहाँ कहाँ पे खर्च कर रहा है, तो हम देखेंगे वो कितनी देर सो रहा है, कितनी देर रेस्ट कर रहा है, उसका ऑक्यूपेशन या उसका एक्टिविटी लेवल क्या है, या नॉन ऑक्यूपेशन है, उसका जेंडर क्या है, ये सब चीजें हम देखेंगे। मीन्स हम कई सारे फैक्टर्स को हम अलग अलग देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये हमारा आ जाएगा फैक्टोरियल अप्रोच। उसके बाद क्या आता है? डिप्लीशन एंड रिप्लीशन स्टडीज। This approach is used in arriving at the human requirements of water soluble vitamins. जब भी हम डिप्लीशन एंड रिप्लीशन स्टडी पढ़ते हैं, वो हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़े, विटामिन्स के बारे में पढ़े, जिस भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं वो वाटर सोल्यूबल ही होगा। मीन्स हमारी बॉडी से कितना वाटर सोल्यूबल विटामिन्स या जो न्यूट्रिएंट्स है वो बाहर जा रहे हैं और कितना हम उनको अपनी डाइट में इनटेक कर रहे हैं, तो उनका डिप्लीशन एंड रिप्लीशन जो है वो एक प्रॉपर रेशियो में चलता रहे। तो ये कुछ नई चीजें ऐड हुई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है। ये आपको समरी दिया हुआ है कि क्या क्या चेंजेस इंक्लूड किए गए हैं। तो क्या क्या चेंजेस इंक्लूड किए गए हैं, ये 4 चेंजेस हैं, इनको हम आगे अभी पढ़ते हैं क्या क्या है। सबसे पहले ये देखो, आपको जो हमारी पहले वाली आरडीए थी उसमें सारा डेटा हमें एक चार्ट में दे रखा था, और ये वाली जो आरडीए है इसमें सारा डेटा हमें, हर एक अलग अलग न्यूट्रिएंट का डेटा हमें अलग अलग दे रखा है। तो आपको यहाँ से ये याद करने में आसानी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, रेफरेंस बॉडी वेट्स दैट वर यूज्ड टू डिफाइन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन पॉपुलेशन। हमने रेफरेंस बॉडी वेट की डेफिनेशन पढ़ी थी पहले। देखो ये हमने पढ़ा है, थोड़ा सा ऐसे करते हैं हम। रेफरेंस इंडियन एडल्ट मेन है तो 19 से 39 ईयर एज होनी चाहिए, उसका वेट कितना 65 केजी होना चाहिए। सेम अगर वुमेन है तो 19 टू 39 ईयर के बीच की वुमेन होनी चाहिए, उसका वेट कितना 55 केजी होना चाहिए। और नॉर्मल बीएमआई कितना होना चाहिए 18.5 से 22.9 केजी पर मीटर स्क्वायर। सेम यहाँ पे दे रखा है हर एक एज ग्रुप के लिए उसका बॉडी वेट, और यहाँ पे हमें कैटेगरी दे रखी गई है। ये एक रेफरेंस, अगर हम बोले रेफरेंस, वो एक रेफरेंस बॉडी वेट कितना किस एज ग्रुप में कितना रेफरेंस बॉडी वेट होना चाहिए, ये आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग करके दे रखा है। तो इस डेफिनेशन में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। और हाँ, यहाँ पे आपको ये एक नोट अलग से दे दिया है, जैसे हमने पढ़ा 1 से 3 साल। 1 से 3 साल, 3 साल का मतलब क्या है? बच्चा 3 साल प्लस 11 महीने तक का होने का बच्चा 3 साल का ही रहेगा। जैसे ही वो 3 साल 12 महीने का बच्चा हुआ वो 4 में आ जाएगा। सेम ऐसे 4 to 5 ईयर, अगर 4 से 5 साल का बच्चा आपको बोला गया है तो 5 साल मतलब 5 साल प्लस 11 महीने। जैसे ही वो 5 प्लस 12 महीने हुआ ये 6 साल में आ जाएगा। तो ये आपको नोट अलग से दे रखा है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस मैन एंड वुमेन का जो डेफिनेशन है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, उनके वेट में, हाइट में, उनके ईयर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। बस आपको यहाँ पे अलग अलग करके टेबल दे दिया है जो आपको याद करने में आसानी रहेगी। यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे दे रखी है, टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट या फिर टोटल एनर्जी
एक्सपेंडिचर, इसको हम बोलते हैं TEE। टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है या टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है, इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है। तो फॉर्मूला है ये, जहां जहां पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसको आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा। तो ये क्या है, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर हम कैसे निकालेंगे, BMR इंटू PAL क्या है, फिजिकल एक्टिविटी लेवल। इसका हम टेबल आगे देखते हैं, प्रॉपर अच्छे से टेबल दे रखा है। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है एनर्जी। पिछले वाला जो हमारा RDA था, हमें उसमें एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट दे रखा था, यहाँ पे हमको दे रखा है फिजिकल एक्टिविटी लेवल कितने हैं, सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी। ये मेन की कैटेगरी है, ये वुमेन कैटेगरी है, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, सबके बारे में आपको अलग अलग दे रखा है। ये इनके बॉडी वेट दे रखा है। यहाँ पे एनर्जी दे रखा है किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से। अगर कोई मेन है, सेडेंटरी वर्कर है, उनका आइडियल वेट कितना 65 kg होगा। सेडेंटरी वर्कर है, मॉडरेट वर्कर है या हैवी वर्कर है, तो उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट इधर है। सेम वही हमें दे रखा है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, वेट उनका 55 है, तो उसमें 350 किलो कैलोरी ऐड हो जाएगा। वही अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है जो 0 से 6 मंथ के बच्चे को फीड करा रही है, तो उसमें 600 किलो कैलोरीज ऐड हो जाएगा। यही मदर अगर 7 मंथ से 12 मंथ के बच्चे को फीड करा रही है, तो उसमें 520 किलो कैलोरी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है, और यहाँ पे स्पेशली आपको एक अलग से टेबल बना के दे दिया है जो आपको याद करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट हम कैसे निकालेंगे। हम बोल सकते हैं टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो ये किसके लिए है, ये है फॉर इंडियन मेन। ठीक है, इंडियन मेन के बारे में इन्होंने दे दिया है यहाँ पे एक कैटेगरी लेके कि यहाँ पे इन्होंने बॉडी वेट दे रखे हैं 50 से लेके पूरा कितना 81 तक, और यहाँ पे इन्होंने एज दे रखी है 18 से 30 साल, 30 से 60 साल और 60 साल से ज्यादा वाले। सेडेंट्री और मॉडरेट इन्होंने एक्टिविटी लेवल सेडेंट्री और मॉडरेट दे रखा है, हैवी नहीं दे रखा है। तो नॉर्मली हमें अगर हैवी के लिए भी निकालना होता है तो हम उसका रेफरेंस किससे लेते हैं, मॉडरेट से ही लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी लेवल 2 दे रखे हैं, सेडेंट्री एंड मॉडरेट। आपकी एज भी यहाँ पे अलग अलग दे रखी है, तीन एज ग्रुप 18 से 30 साल, 30 से 60 साल और 60 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं। यहाँ पे बॉडी वेट दे रखा है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या एनर्जी इंटेक या क्या एनर्जी एक्सपेंडिचर है, ये आपको पूरा अलग से इन्होंने एक चार्ट बना के दे दिया। पिछली वाली जो RDA थी उसमें EAR में हमारा एनर्जी या हम बोल सकते हैं जो कैलोरी था हमारा क्लियर नहीं था, वहां पे बहुत कंफ्यूजन थी। तो इस वाले जो RDA इन्होंने रिवाइज किया है, इसमें इन्होंने एनर्जी को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, एज वाइज, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और फिजिकल एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरा अलग से चार्ट बना दिया है। सेम ऐसे ही इन्होंने, हमने ऊपर मेन का पढ़ा, यहाँ पे इन्होंने इंडियन वुमेन का बना दिया है, प्रॉपर एज, बॉडी वेट, एज और एक्टिविटी लेवल, सेडेंट्री एंड मॉडरेट, यहाँ पे पूरा इन्होंने चार्ट अलग से बना दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इन्फेंट, चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंस के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट। इसके लिए भी पूरा कैटेगरी क्या है, इन्फेंट्स, चिल्ड्रेन, बॉय गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स है। यहाँ पे हमारा एज ग्रुप दे रखा है, ये बॉडी वेट दे रखा है। यहाँ पे एक चीज इन्होंने और दे दी है, क्या दे दी है, एनर्जी पर डे के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कोई इन्फेंट है, 6 महीने तक का कोई बच्चा है, उसका बॉडी वेट कितना 5.8 होना चाहिए, और उसको पूरे दिन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है 530 किलो कैलोरी। ये तो उसके पूरे दिन की हो गई, बट अगर उसको किलो कैलोरी पर केजी पर डे, अगर वजन के हिसाब से उसको कितना चाहिए, 1 किलो में अगर बच्चा 1 किलो का है तो उसको 90 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे ये पर डे के अकॉर्डिंग एनर्जी का रिक्वायरमेंट दे रखा है, और यहाँ पे पर केजी पर डे मतलब किलोग्राम के हिसाब से भी दे रखा है आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट अलग अलग। अब ये अगर हमको टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना हो तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है,
कोई पर्सन है या कोई मेल है जिसका वेट 60 kg है, एज 20 ईयर है, तो उसका हम एनर्जी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला ये दे रखा है। वही अगर कोई फीमेल है, उसका बॉडी वेट 50 kg है, एज 20 ईयर है, तो उसका हम वेट टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये उसका फॉर्मूला ये दे रखा है। तो ये दो फॉर्मूले आप जरूर देख लीजिएगा, बाकी आप आगे देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन ये दो हमारे आइडियल फॉर्मूला है। मेन रेफरेंस, जो भी रेफरेंस मेल है, रेफरेंस फीमेल है, उसका अगर हमको टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना हो तो हम वो कैसे करेंगे, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पे हमको और भी दे रखा है, कोई मेल है 18 से 30 साल का है और 30 से 60 साल का या 60 साल से ज्यादा है, तो उसकी हम एनर्जी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये हमको फॉर्मूला दे रखे हैं। यही अगर कोई फीमेल है 18 से 30 साल, 30 से 60 साल या 60 साल से ऊपर है, तो उसकी हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमको पूरा तीनों फॉर्मूला दे रखा है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, बॉडी वेट याद है, तो आप इजिली एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको चार्ट पूरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोटीन रिक्वायरमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो हम लोगों ने लास्ट वाले में पढ़ा था कि जो ऑब्लिगेटरी नाइट्रोजन लॉस कितना है 48 मिलीग्राम पर केजी, और रिक्वायरमेंट कितनी है 60 ग्राम पर डे, ये सब कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। देखो कोई यूज, ये सब जितनी भी हम लोगों ने वैल्यूज पढ़ी थी 2023 वाली टेबल में, सेम सब वही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और अगर आपको इसके साथ में जो आरडीए 2020 आई थी उसको भी आपको साथ में रिवाइज करना है, तो उसका जो लिंक है ऊपर आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप पुरानी आरडीए भी इजीली देख सकते हैं, जिसको हम लोगों ने बिल्कुल शॉर्ट में डिफाइन किया था, बिल्कुल शॉर्ट में हम लोगों ने उसको पढ़ा था। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं एक रेशियो जो था कि हमारा सीरियल पल्स और मिल्क का रेशियो क्या है, तो यहाँ रेशियो में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। जो हमारी आरडीए 2020 आई थी उसमें 3:1:2.5 रेशियो था, और जो कि हमारे 2007 वाली पुरानी आरडीए थी 10 वाली, उसमें 11:1:3 था। तो ये चेंज होके 2020 वाली आरडीए में ये हो गया था, और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके अलावा आपको सारी टेबल ऐसे ही देखने को मिल जाएंगी, प्रोटीन की अलग मिलेगी। उसके बाद फैट्स एंड ऑयल्स, तो फैट्स एंड ऑयल की टेबल आपको ये अलग मिलेगी। हर एक न्यूट्रिएंट की टेबल आपको अलग अलग मिल जाएगी। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ग्रुप में जाइए, ग्रुप में आपको ये पीडीएफ इजिली मिल जाएगी। आप वहां पे आप पीडीएफ आराम से डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी जो ये आरडीए है, आरडीए 2024, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, बस इन्होंने इसको थोड़ा सा आसान बना दिया है। हर एक न्यूट्रिएंट की टेबल अलग अलग बना दी है, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। और उन्होंने जो एनर्जी का लास्ट वाली जो हमारा आरडीए था 2020, उसमें एनर्जी को लेके बहुत कंफ्यूजन था। इस वाले आरडीए में उन्होंने एनर्जी को लेके बिल्कुल क्लियर कर दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, हम लोग उस पर नई क्लास बना के लाएंगे, प्रॉपर अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आप पहली बार आज क्लास देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। चैनल पे सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, और होम साइंस से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, बहुत बेनिफिशियल रहेगी। क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।